हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का स्टडी यूपीएससी में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन लिटरेचर चैप्टर नंबर 16 इंडियन आर्ट एंड कल्चर के नितिन संघानिया सर के बुक से। दोस्तों 15 चैप्टर्स मैंने प्रॉपरली कवर किए हुए हैं, वर्ड टू वर्ड, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे प्लीज़ आप लोग देख लें। और मैंने इतनी अच्छी से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सिखाया है कि आप सिर्फ वो वीडियो देखोगे ना तो भी आपका हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको एक बेसिक फ्लो रहता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है बेसिक कि जैनिज़्म क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको समझ जाएगी। दोस्तों थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, अभी भी है, दवा खा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर यहाँ वहाँ थोड़ा सा पॉज में ले लूँ तो आप लोग ये मत कीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। और इंडियन लिटरेचर के बारे में अगर मैं मोटा मोटा कहूँ आप लोगों से कि क्या है इंडियन लिटरेचर, तो आप सभी को मालूम है कि वेदास कितने हैं अपने पास। ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेदास हैं हमारे पास। उसके बाद आप देखो रामायण, महाभारत है। जैन के टेक्स्ट है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जैन के जो जितने भी ग्रंथ हैं उनके, या फिर जितने भी बुद्धा की स्टोरी लिखी हुई है, जातक टेल्स लिखे हुए हैं, वो सब ये सारे लिटरेचर में आते हैं। अब इसका सेग्रीगेशन कैसे होगा, यानी इनको बांटेंगे कैसे लोग। एक तो बांटेंगे एंशंट में, फिर मिडीवियल में और मॉडर्न में। और उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा इंडियन एंशंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न में, वैसे वैसे आप देखोगे कि लिखने के लिए भाषा भी नई नई आती जाएगी। जैसे पहले बहुत संस्कृत चलता था ब्राह्मणिकल टाइम पे, उसके बाद फिर पाली आ गई। उसके बाद आप देखोगे कि नहीं, और मासेस को और अच्छी तरह से समझने के लिए फिर हिंदी, मराठी, बंगाली, ओडिसी, आसामी, ये सारी लैंग्वेजेस आ गई। तो ऐसे ऐसे इस चीज़ों का प्रोग्रेस हुआ। लैंग्वेज को भी डिसाइड करने के लिए कि ऐसा ठीक है ये एक लैंग्वेज है, पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन है, जैसे डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड की हैं। उसी तरह एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर लैंग्वेज किसी को बनाना है कोई चीज़, तो एक तो ऑथेंटिसिटी उसमें होनी चाहिए, उसके रिलेटेड लिटरेचर पाए जाने चाहिए जो कि ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी ना किया हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती है, और मैंने वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। देखिए दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करते रहे। मेरे दोस्तों भाइयों, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं। मेरे दिन पर दिन सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू आप लोगों को। तो ये है बेसिकली लिटरेचर के बारे में। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं है, पर फिर भी पढ़ाना है मेरे को, क्योंकि आप लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लिटरेचर क्या है, कैसे है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जूम कर ले आप लोग, क्योंकि मुझे ये इस तरह से वीडियो बनाना पड़ेगा कि पूरा बुक कवर, यहाँ से यहाँ तक बुक कवर होनी चाहिए। क्योंकि मैं जो बोलूँ, जो टिक मार्क करूँ, वो सब भी आप लोगों को दिखते रहना चाहिए। अच्छा, लिटरेचर में 3-4 चीज़ें आती है, जैसे एक फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, पोइट्रीज हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गए, ये सारी चीज़ें भी आती है जो कि आप लोग अभी पढ़ोगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं थोड़ा ठीक से बैठ जाता हूँ ताकि आप लोगों को, मेरे को चश्मा भी है ना यार। चलिए इंट्रोडक्शन में चलते हैं। द वर्ड लिटरेचर हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन लिटोरिया विच मीन्स राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स. It refers to any form of writing that has some literary merit. It is classified broadly into fiction and non-fiction. Further classifications are made between poetries and prose. Within these broad categories, distinction can be made between novels, short stories, dramas, novella, and so forth. Some of the most popular literature from Greco-Roman time has been epics, which were transmitted orally and later compiled in the written form with the development of complex languages. The distribution and dissemination of language took a major step ahead in the 18th century with the development of print technology, which led more and more people to read and appreciate literature. Currently, electronic literature has taken center stage, and far more people read through this medium. लिटरेचर में बेसिकली कैसा है ना कि पहले जब था तो लोग बोल बोल के बताते थे कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है, ये चीज़ है, और वही मैं सुनता था या कोई और सुनता था, और मैं
वैसे ही वर्बली लोगों को बताता था कि जैसे मेरा कोई दोस्त है, मुझको बोला अरे भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, तो वो किसी और को बताएगा कि भाई सोनू ऐसा, तो वो चीज़ है। अच्छा, लिटरेचर 3-4 चीज़ों में की जाती है। जैसे आप देखो, एक फिक्शनल हो गया, एक नॉन फिक्शनल हो गया। उसके बाद जैसे ही प्रिंट टेक्नोलॉजी आई 18th सेंचुरी में, तो लोग क्या करते थे कि इसको अब वर्ड्स में, शब्दों में लिखने लगे। लिखने के बाद ये लोग क्या करने लगे कि अच्छा अब लिख रही है तो लोग ज़्यादा मासेस के पास पहुंचने लगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, बहुत सारे मासेस के पास पहुंचने लगे, और लोग लिटरेचर को अप्रिशिएट करने लगे, चल यार बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद जब अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, टैबलेट्स है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, तो लोग वहीं पे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, अच्छा ये पोस्ट है, ये ब्लॉग्स है, तो उस अब ये ज़माना चल रहा है। अभी आजकल आप लोग देख लो, पुराने ज़माने में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आजकल न्यूज़पेपर के एप्लीकेशंस आते हैं, लोग हर सेकंड, हर मिनट या हर घंटे जो भी न्यूज़ अपडेट आता है उसकी अपडेट लोगों को आ जाती है, और वो लोग घर बैठे बैठे अपनी डिवाइस के साथ जहाँ भी चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताकत है। अच्छा, अभी देखिए डिफरेंस बिटवीन डिडैक्टिक एंड नरेटिव टेक्स्ट। टाइप ऑफ टेक्स्ट कैसा? डिडक्टिव। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव टेक्स्ट, एज इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द रीजनिंग, थिंकिंग एंड कंडक्ट ऑफ द रीडर। इसके बाद दिस टेक्स्ट प्रोवाइड्स ऑल द इसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक सो दैट वट एवर इज डिस्कस्ड इन द नरेशन इज एक्सप्लेन्ड और मोर और मेक्स सेंस टू द रीडर। सो डिटेक्टिव क्या होता है कि कोई चीज़ या कोई आर्टिकल दी हुई है, उसमें आपको अपना दिमाग लगाना रहता है कि अच्छा ठीक है, इसके पीछे की लॉजिक क्या होगी, अच्छा इसके पीछे का ये तर्क क्या होगा, ये क्या होगा। जबकि नरेटिव टेक्स्ट आपको उस पूरे टॉपिक का पूरा वृत्तांत दे देता है, मतलब पूरा समरी दे देता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे ऐसे हुई हैं, ये सीक्वेंस है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच का। ऑब्जेक्टिव क्या थी डिटेक्टिव टेक्स्ट की? द राइटिंग इंटेंड्स टू persuade, coax and compel the reader into thinking in a particular way. Narrative, the writer intend to enhance and sustain the interest and inquisitiveness of the reader in the topic. ऑब्जेक्टिव क्या होता था डिटेक्टिव टेक्स्ट का कि अच्छा ठीक है, जो रीडर है उसको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग सोचना पड़े, समझना पड़े, और वो अपना दिमाग लाए। यहाँ पे जो नरेटिव टेक्स्ट था, यहाँ पे लोग बोलते कि लोगों को जिज्ञासा बनी रहे, इंक्विजिटिवनेस मतलब जिज्ञासु, तो जिज्ञासा बनी रहे वो आर्टिकल पढ़ने के लिए। इसके लिए लोग, आप बोलते हो ना कि यार इसमें बहुत मसाला दिया हुआ है, वैसा चीज़ हो। अच्छा, कॉमनली क्यों यूज़ किया जाता है डिटेक्टिव टेक्स्ट और नरेटिव टेक्स्ट? देखिए, इट इज़ यूजुअली यूज फॉर राइटिंग अबाउट पॉलिटिकल और मॉरल इश्यूज, स्पेसिफिकली इन sermons and religious treaties. It is used in most common type of prose and is used mostly in story writing और novels. नरेटिव आपको मालूम है कि एक पर्सन का पर्सपेक्टिव है। नरेटिव, मैंने नरेट की है कोई चीज़, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे नॉवल में भी अगर मेरे एक्सपीरियंस है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लोगों के पास थ्रू बुक्स, तो वो है एक नरेटिव टेक्स्ट। पॉलिटिक्स में कैसे कि अच्छा ये चीज़ दी हुई है, पॉलिटिकल इशू है, इसके बारे में क्या सोचना है, अच्छा ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या कोई भी ऐसी योजना है, उसके बारे में आप थोड़ा लॉजिक लगाए, क्यों है, क्या है, कैसे, इसलिए डिटेक्टिव टेक्स्ट की यूज़ की जाती है। ठीक है, ये आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि नरेटिव टेक्स्ट और ज़्यादातर हम लोग आजकल जो यूज़ करते हैं वो नरेटिव टेक्स्ट ही होता है। अब जैसे आप लोग कितने मेरे दोस्त होंगे जो द हिंदू पढ़ते होंगे, कुछ भाई होंगे मेरे जो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, वहाँ पे अगर एप्लीकेशन आप देखोगे, मैं खुद पढ़ता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ पे एक एक्सप्लेन करके एक सेक्शन है, एप्लीकेशन पे पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करके सेक्शन है, उसमें पूरी समरी दी हुई है। 1200 का कुछ उसका सब्सक्रिप्शन आता है, 1200-1500 का, वो लेके समरी पढ़ना, यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें दी हुई रहती है। उसमें एक प्रॉपर सेक्शन है, तो वो मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करके रखा है। तो कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। इन इंडिया 4 मेजर स्पीच ग्रुप्स एग्जिस्ट, the Austric, Dravidian, Sino-Tibetan and Indo-European. The following discussion focuses on the literature of Sanskrit, the oldest Indo-European language of the Indian subcontinent. अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो संस्कृत के रिलेटेड, और जो भी ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है संस्कृत, उसके रिलेटेड। कितने लैंग्वेजेस है, क्या है, कैसा बाइफिकेशन है, प्रीवियस चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग प्लीज़ वो लेक्चर देखें,
पूरा प्लेलिस्ट का आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है। ये बुक मैं ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। मेरे एक यूज़र थे, उन्होंने बोला था कि सर आप जल्दी इस बुक को ख़त्म करिए, तो मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये हो गया तो उसके बाद सारी चीज़ें ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिटरेचर इन एंशंट इंडिया, मैं क्या कर रहा था दोस्तों पता है आप लोगों के लिए ना, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना रहा था। जैसे अभी ये देखिए, मैं जब काम करता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मैं ये बना रहा था। अच्छा, ये ट्री बना रहा था मैं, देखो इंडियन लिटरेचर के लिए। आप बोलोगे कि भैया आप तो वीडियोज़ ही लेट बनाते हैं। अरे मुझे ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी है ना, कि एक बार आप लोग देखो माइंड मैप, एक बार देखो आपको सब याद हो जाए। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करके रखी है, ये मैं शेयर करूँगा आपके साथ थोड़ा सा अच्छा बना के। तब तक पहले ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लूँ। चलिए बढ़ते इंडियन लिटरेचर इन एंशंट इंडिया। Ancient Indian literature defines the common perception that it was confined to sacred texts such as the Vedas and Upanishads. There's a lot of literature in Prakrit which is full of realism and moral values without any religious connotations being attached to it. The most popular set of work from the ancient period are the Vedas, which are sacred texts used in religious rituals as well as in daily situation. But several epics and numerous lyrical works were composed in the major languages of the ancient period, such as Sanskrit, Prakrit, Pali, Ardhamaghi, which will also be discussed later. So, अभी देखिए, ऐसा लोग बोलते हैं कि जो लिटरेचर का जो पूरा भाव था या शुरुआत हुई वो अपने उपनिषद और वेदास से हुई, और बहुत सारी ऐसी लिटरेचर जो टेक्स्ट है ना वो पाली लैंग्वेज में लिखी है, और बिना किसी रिलीजियस कनोशंस, मतलब रिलीजियस जुड़ाव के, मॉरल वैल्यूज़ है कि ऐसा कैसे जीना चाहिए, कैसे मनुष्य का आचरण होना चाहिए, वो सारी मॉरल वैल्यूज दी हुई है। हमारे एंशियंट टाइम का सबसे पॉपुलर वर्क जो था लिटरेचर में वो क्या था, वेदास थे, ठीक है। और उस वेदास में क्या दिया था, वेदास उपनिषद में, कि आपको अपनी डेली लाइफ कैसे जीनी है, आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है, ये सारी चीज़ें, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स कैसे करने हैं, वो चीज़ें हैं। जो मेजर लिरिकल वर्क आया, लिरिकल मतलब जो लिखने वाली पद्धति, ठीक है ना, लिरिक्स मतलब क्या है, लिखना। तो वो पीरियड था एंशियंट टाइम में, संस्कृत डेवलप हुआ, प्राकृत डेवलप हुआ, पाली डेवलप हुआ, अर्धमगही डेवलप हुआ। इस अर्धमगही से भी 3-4 लैंग्वेजेस निकले हैं, मैंने लैंग्वेजेस इन इंडिया में पढ़ाया है पूरा, ठीक है, वो आप लोग देखें लेक्चर। अच्छा, वेदास पे आते हैं। कितने वेद हैं हमारे पास, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है हमारे पास। ये सारे लिटरेचर किस में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे। देखो वेदास क्या है एक्चुअली, 4 टाइप के वेदास है हमारे पास, लेकिन ये वेदास एक्चुअली क्या है वेदा। द वर्ड वेदा सिग्निफाइज नॉलेज एंड द टेक्स्ट आर एक्चुअली अबाउट प्रोवाइडिंग मैनकाइंड नॉलेज टू कंडक्ट देयर एंटायर लाइफ ऑन द अर्थ एंड बियॉन्ड। वेदा का मतलब होता है नॉलेज, और जो टेक्स्ट है वो बताता है कि आदमी को अपना जीवन जब तक धरती पे है कैसे जीना है, और धरती पे नहीं है मतलब मर गया, मृत्यु के बाद, मरने के बाद उसका जीवन कैसे होगा, ये वेदास बताता है। द वेदास आर रिटन इन हाईली स्टाइलाइज पोइटिक फॉर्म एंड द लैंग्वेजेस इज फुल ऑफ सिम्बॉलिक एंड मिथ्स। तो जो वेदा है ना वो पोइट्री के फॉर्म में लिखी है। आप ऋग्वेद भी उठा लो या अथर्ववेद या यजुर्वेद, कोई भी वेद उठा लो, वो एक पोइटिक फॉर्म में दी हुई है, और वो एक काल्पनिक भाषा, काल्पनिक रूपांतरण भी है उन सारी चीज़ों का। The Vedas were initially handed down orally by generations of Brahmins families, but it is estimated by historians that they were compiled around 1500 to 1000 BC। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जो वेदा है ना वो कैसे पास ऑन हुआ ब्राह्मणों के थ्रू, उनके खानदान के थ्रू, उनकी फैमिलीज के थ्रू, बट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये 1000 से 1500 से 1000 BC तक भी पुराना है। कंपाइल किया गया था मतलब रिटर्न लिखा गया था। In the Hindu traditions, they are considered sacred because they are the divine revelation which were revealed by the gods to guide mankind eternally. They also have large implications on our lives as they treat the universe as its inhabitant, as one big family, and preaches Vasudhaiva Kutumbakam.
वेदास हम हिंदू लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दिया है कि जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, आदमी को कैसे जीना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए। और उसमें बताया है कि ये पूरी जो पृथ्वी है एक पूरी फैमिली जैसी है। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी भी कितने बार बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, तो ये चीज़ अपने वेदास से है। ट्रीटिंग वर्ल्ड एज अ वन बिग फैमिली मीन्स वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अच्छा, अभी देर आर 4 मेजर वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. They were mostly written by Vedic seers and the poets called rishis, who envisioned the cosmic mysteries and wrote them in the form of Sanskrit poetries. All the Vedas or Samhitas gave prominence to yajnas, sacrifices. The Brahmanas, the Upanishads, and the Aryankas accompany each Veda. हर वेदा के लिए एक ब्राह्मण एसोसिएटेड है। उपनिषद कैसे क्या चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। पर ऐसा कहा जाता है कि ये वेदा किसने लिखा है, ऋषि मुनि जो थे उन लोगों की वो लोग देख सकते थे कि अच्छा क्या चीज़ है क्या नहीं है, और उसके बेसिस पे वो चीज़ लिखी हुई है वेदास के अंदर, जिसे हम लोग ऋषि बोलते हैं, राइट। ज़्यादातर जो भी वेदा है वो क्या बताता है, क्या प्रोमिनेंस देता है कि सैक्रिफाइस यजना के लिए। यजना मतलब सैक्रिफाइस, तो कैसे सैक्रिफाइस किया जाए, क्या चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ को कैसे करना चाहिए, वो चीज़ है। 4 टाइप के वेदा, ऋग, यजुर, समा, अथर्व। हर वेदा के लिए ब्राह्मण एसोसिएटेड है, ठीक है। ये वेदा लिखे किसने, हमारे जो ऋषि हैं उन लोगों ने लिखी। इस टेक्स्ट के अंदर क्या मिलता है आपको वेदा के अंदर कि इस दिस वर्ल्ड इज़ अ वन बिग फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वेदा मतलब नॉलेज होता है, और ये बताता है कि हम लोग जब तक धरती पे तब तक कैसे जीना चाहिए, धरती के बाद ट्रांसडेंटल वर्ल्ड यानी मृत्यु के बाद जो भी मिलेगा हम लोग को स्वर्ग नर्क, उसमें कैसे जीना चाहिए। ये हो गया आपके वेदा के बारे में। अब धीरे धीरे हम लोग ऋग्वेद, यजुर्, समा और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे, और उसका बेसिक मोटो क्या है, ठीक है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, और हम लोग ना क्या कर रहे हैं कि हम लोग पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली लेंदी हो जा रही है। कोई बोलेगा कि अरे मैं तो ये सारी चीज़ें 20 मिनट में पढ़ा दूंगा या 15 मिनट में पढ़ा दूंगा। अरे भाई रुको, हम लोग यहाँ वर्ड टू वर्ड, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। पीपीटी बना के करना होता तो मुझे ये बुक लेके बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं भी पीपीटी लेके बोला अच्छा ये 4 वेद है, ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, बस ख़त्म। चलिए, ऋग्वेद। The Rigved is the oldest existing Veda amongst the 4. It consists of 1028 individual Sanskrit hymns, shloks, ठीक है, hymns. It is said to be one of the first extensive composition in an Indo-European language to have survived for our perusal. Historians argue that it was compiled around 1500 to 1200 BC. The focus of this Veda is on worldly prosperity and natural beauty. The text is originated in 10 books known as mandalas, a varying age of length. Furthermore, each mandala comprises several sutakas or hymns, which are usually for sacrificial purpose. ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है चारों वेदा में से, और हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 1500 से लेकर 1200 BC तक ये कंपाइल यानी लिखी गई होंगी। इस वेद का मेन फोकस क्या है, वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, मतलब दुनिया की खुशी, उसमें कैसे प्रॉस्पर हो, और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरली आप कैसे सुंदर, या नेचुरल ब्यूटी क्या है, कैसे होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये कंपाइल किए 10 बुक्स में, जिनको बोलते हैं मंडलास, और इस मंडलास के अंदर भी सूतकास होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइम्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द थीम्स ऑफ लाइफ, डेथ, क्रिएशन एंड सैक्रिफाइसेस, एंड फॉर सीकिंग गॉडली प्लेजर और सोमा। जो भी हाइम्स है, जो भी सूतकास है, उसमें हम लोग ज़्यादातर उसकी थीम्स क्या होती है, ज़िंदगी, मृत्यु, कैसे बना, हम कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे बना, सैक्रिफाइसेस कैसे है कि किसी को सैक्रिफाइस क्या करनी चाहिए, वो चीज़ें हैं।
All Rigvedic hymns are dedicated to several deities, in particular of their chief deity Lord Indra. इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है, तो उनके पर्टिकुलरली वो इंद्रदेव ही उनके चीफ डीटी हैं, मतलब भगवान हैं। लेकिन बहुत सारे भगवानों का भी उसमें वर्णन किया गया है, उनके बारे में दिया गया है। जैसे द अदर प्रोमिनेंट गॉड मेंशन इन द ऋग्वेदा आर अग्नि, अग्निदेव, वरुण, गॉड ऑफ वाटर, रुद्र, गॉड ऑफ स्ट्रॉम, आदित्य, अ फॉर्म ऑफ द सन गॉड, वायु, गॉड ऑफ एयर, एंड द अश्विनी ट्विंस। ये अश्विनी ट्विंस आपको मालूम है 33 कोटि सुप्रीम गॉड्स, उसमें अश्विनी भी आते हैं, 2 अश्विनीज। देर आर सेवरल हाइम्स डेडिकेटेड टू फीमेल गॉडेस टू, सच एज उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, पृथ्वी, गॉडेस ऑफ अर्थ, एंड वक, गॉडेस ऑफ स्पीच। इन सारे भगवानों का भी वर्णन ऋग्वेदा में किया गया है, और उनके चीफ डेटी मतलब प्रमुख देवता इंद्रदेव तो है ही उसके अंदर। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में अगर मैं थोड़ा छोटा मैं बताऊँ आप लोगों को, तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट है। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये 1200 से 1200 BC में लिखा गया होगा। ये किसके बारे में बताए? वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी के बारे में। इसमें 10 बुक्स है जिसको हम लोग मंडल्स बोलते हैं, और हर मंडल के अंदर सूतक है। उसके बाद इसका सबसे जो सूतक है, जो उसका थीम है, उसका थीम क्या होता है? डेथ, लाइफ, क्रिएशन और सैक्रिफाइस। इनके चीफ डीटी लॉर्ड इंद्र है, सभी के चीफ डीटी लॉर्ड इंद्र, क्योंकि देवताओं के राजा है वो। उनके अलावा बाकी भगवानों का भी वर्णन किया हुआ है, वो ये है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। एक बार यूपीएससी में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, बिलो इज द ब्रीफ ऑफ 10 मंडला। जो भी ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स है, मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4, इस 10 मंडल्स के अंदर उस मंडल के अंदर क्या आता है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मंडल 1 है, उसके अंदर कितने हाइम्स है, सूतक कितने हैं? 191। एज एंड लेंथ, यंगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट। 191 जो है वो यंगेस्ट है, मतलब अभी नया नया है, और लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है। मेनली एड्रेसेस टू अग्नि एंड इंद्र, वरुण, मित्र एंड अश्विनी। मंडल 2 43 हाइम्स, ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मेनली एड्रेस टू अग्नि एंड इंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि मंडल 3 62 ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मेनली एड्रेस टू अग्नि एंड इंद्रा एंड विश्वदेवा, कंटेन्स दी गायत्री मंत्र। ये मेरे को लगता है कि पीसीएस में भी एक बार कहीं तो पूछा था, पीसीएस में भी ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो पीसीएस वाले ये मार्क करके रख लो, मंडल 3 ऋग्वेदा से गायत्री मंत्र उसके अंदर दिए गए हुए हैं। मंडल 4 ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मेनली एड्रेसेस टू अग्नि, इंद्रा एज वेल एज रोभूज, अश्विनीज, बृहस्पति, वायु, उषा, इनके बारे में वो मंडल है। मंडल 5 ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मेनली एड्रेसिंग टू अग्नि, इंद्रा, विश्वदेवा, द मर्चस एंड द ट्विन डीटी मित्र, वरुणा एंड द अश्विनीज। मोस्ट टाइम्स आर attributed to the आरती क्लैन। मंडल 6 ओल्डेस्ट शॉर्टेस्ट, मेनली एड्रेसेस टू अग्नि एंड इंद्रा। देखिए मैं बोल रहा हूँ मेनली एड्रेसेस टू अग्नि एंड इंद्रा। इंद्रदेव तो हमेशा रहेंगे, बाय डिफॉल्ट आप याद रख लो, इंद्रदेव हमेशा रहेंगे। ऑल दी गॉड्स, पुशन, अश्विन, उषा एक्सेट्रा। मंडल 4 शॉर्टेस्ट, ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, एड्रेसेस टू अग्नि, इंद्रा, विश्वदेवा, मर्चस, मित्र, वरुणा, अश्विनी, उषा, इंद्र, वरुणा, वायु, टू ईच ऑफ सरस्वती, एंशिएंट रिवर गॉडेस ऑफ लर्निंग, एंड विष्णु। मंडला 7 मंडला 8 मिक्स्ड एजेस, मतलब ओल्ड भी है नए भी है। एट्रीब्यूट टू कानवा क्लैन एंड टू द ओल्डेस्ट अंगिरसा पोएट। 9 मिक्स्ड एज, entirely devoted to Soma Pavmana, the cleaning of the sacred position of the Vedic religion. Mandala 10 youngest and largest, addressed to Agni, Indra, various other deities. Contains Nadi Sutra, Nadi Stuti Sutka, ठीक है, praises of river, Purush Sukta, Vedic sociology, Nasadiya Sukta, multiple speculations about the creation of the universe, Surya Sukta, marriage hymns और डेथ हाइम्स। सूर्य सूक्ता में आप वो देखो, वो पढ़ा है आपने
शादी के टाइम पे बजता है। अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, नहीं वो अलग है एक, मुझे याद नहीं आया था तो मैं बता दूँ। टोटल कितने हाइम से 1028। अब आएंगे यजुर्वेद में, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। और ये भी एक बार आप लोग याद ही रखेंगे मंडल 10 में, मैरिज हाइम्स with Yajurved. The name Yajus signifies sacrifice, and this Veda concentrate on the rites and mantras of the different types of sacrifices that were prevalent in the Vedic time. ठीक है, there are two major recensions samhitas of the Yajurved: Shukla, white, pure, and Krishna, black, dark. These samhitas are called Yajasnayi Samhita and Taittiriya Samhita. The Yajurveda is predominantly a ritual Veda, as it acts like guidebook for the rishis, priests who conduct sacrificial rituals. The Yajurveda seems to know the metal iron. अच्छा ठीक है, यजुर मीन्स सैक्रिफाइस। तो जितने भी पुराने ज़मानों में सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइसेस प्रेवलेंट थे उसके बारे में, और मंत्र उसके बारे में दिए जाते थे कि इसमें यजुर्वेद में। यजुर्वेद के दो मेन संहितास है, एक शुक्ला और एक कृष्ण, और उनको लोग क्या बोलते हैं, वजस्नायी और तैत्तिरीय संहिता। इस वेद में, यजुर्वेद में मेटल आयरन लोगों को पता था कि हाँ आयरन क्या होता है। साइंस वाले साइंस पढ़ रहे थे ना, कितने एजेस है, ब्रॉन्ज एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और तो आयरन इस वेदा में पता था। यार दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोगों को कनेक्ट करने आना चाहिए चीज़ें। यूपीएससी, अब यूपीएससी ही नहीं, कहीं भी आप जाओगे, किधर भी आप देखोगे, तो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पॉइंट्स कनेक्ट कर करके उसके पीछे की चीज़ें बता रहे हो। अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो पॉलिटिशियन बन जाओगे आप। आजकल तो पॉलिटिकल स्टडीज़ के अंदर भी मास्टरी आ रही है, जहाँ पे आप पॉलिटिकल कैंपेन्स चला सकते हो, पॉलिटिकल लोगों को हेल्प कर सकते हो कैंपेन्स वैम्पेन्स में, स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है, वो भी आजकल कोर्सेज आ गए हैं। तो वो वहाँ आप लोग अपनी ये सारी चीज़ें, नॉलेज इज़ नेवर वेस्टेड गाइस, नॉलेज इज़ नेवर वेस्टेड। whenever we are talking about knowledge, it never gets wasted. देखिए मेरा खुद का यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी बहुत ख़राब प्लेयर भी अच्छे प्लेयर बना सकता है। और ऐसा लोग बोलते हैं ना कि एक ही टीचर सब सिखाएगा, भाई सब, वो बात बिल्कुल सही है कि एक टीचर सब नहीं सिखा सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट है जो यूपीएससी का, उसको वो सारी चीज़ें याद करके वो पेपर देने जाएगा, ठीक है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें की और इसलिए मेरे को जो भी इंसाइट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते आगे समावेद पे। द समावेदा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर समन मेलोडी एंड इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेलोडी और सॉन्ग्स। इसका बेसिक या मूल उद्देश्य क्या है, मेलोडीज और सॉन्ग्स है इसके अंदर। विद द एंटायर टेक्स्ट हैज़ 1875 हाइम्स, हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट 75 आर ओरिजिनल and the rest have been taken from Sakal branch of the Rig Veda. It consists of hymns, detached verses, and 16,000 ragas, musical notes, and raginis, rag and raginis. It is because of the lyrical nature of the text that it has also been called as the Book of Chants. It also shows us how Indian music has developed in the Vedic period. देखिए ऋग्वेदा में क्या है, ज़्यादातर सॉन्ग्स है, मेलोडी है, ठीक है। ऐसा हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 75 ही ओरिजिनल है और बाकी ऋग्वेदा से लिया गया हुआ है। इसके अंदर के जो हाइम्स है या सूतक्स है वो बहुत ही पोइट्रिक वे से दिया गया, इसलिए इस वेदा को, समावेदा को बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है। और ये बताता है कि इंडियन म्यूज़िक उस टाइम पे कैसे डेवलप हो रहा था। इंडियन म्यूज़िक गाइस, दोस्तों इंडियन म्यूज़िक के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें भारतास की नाट्यशास्त्र भी मैंने पढ़ाई हुई है।
नाट्य शास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कितने रागाज है, वो भी पढ़ाया है। वो आई थिंक 2 या 3 फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था। दोस्तों मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बैक ट्रैकिंग आनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स को कनेक्ट करके चीज़ें लेनी आनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ तो होगा। अब आते हैं आखिरी वेद अथर्ववेद पे। This Veda is also known as Brahma Veda and has been attributed to two rishis called Atharvan and Angiras. Because of its association with the two rishis in the olden times, it was also called अथर्व अंगिरासा। ठीक है, अथर्व वेदा को 2 ऋषि के साथ एसोसिएट किया जाता है और इसको ब्रह्म वेदा कहा जाता है। और वो 2 ऋषि कौन थे? अथर्वन और अंगिरसा। इसीलिए इस वेदा को अथर्व अंगिरसा भी कहा जाता है। While it is mostly concentrated with the peace and prosperity of human society and covers all aspects of man's daily life, it specifically focuses on the treatment of several ailments. The book is known to prescribe treatments for almost 99 diseases. There are 2 major recensions, shakhas, ठीक है, branches of the text called Pepelada and Saunakya. Most of the texts deal with healing of black and white magic and speculations on change in the universe. And the text even touches upon issues such as everyday problems in household life. अथर्ववेदा है ना, जनरली किस बारे में बात करें? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में, ऑफ मनुष्य के डेली लाइफ में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी उसके बारे में डील करता है। बट ये वेदा बहुत सारे डिजीजेस, एलिमेंट्स और बीमारियों के बारे में बात करता है। ऐसा कहा गया है कि 99 डिजीजेस इस वेदा में क्योर किए गई हुई हैं। इस वेदा को 2 बड़े ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, पीपालाड और सौनक्या। और ये क्या ट्रीट करता था? ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, मतलब साबर मंत्र से भी कुछ किया जाता है, तो ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक दोनों, और यूनिवर्स कैसे चेंज होता है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ये तो ये हो गए कितने? ऋग, यजुर, समा, अथर्व, 4 वेदास अपने। क्या क्या है आपको पता है? ये इंपॉर्टेंट है वेदास की, कि जनरली भी अगर आप लोग ये चीज़ जान लोगे तो अच्छा ही है अपने लिए। सही कहा ना दोस्तों मैंने? चलते हैं आगे। To fully understand the Veda, it is necessary to read the Vedangas or branches, limbs of Veda. They act as a supplement to the original Veda and concentrates on topics such as Shiksha, education, Nirukta, etymology or the origin of words, Chanda, metrics in Sanskrit grammar, Jyotisha, astronomy, and Vyakarana grammar. In the later period, several authors picked these subjects and wrote treatises on them called Sutra. They were written in the form of percept or text that defines the general rule that regulates the thoughts and behavior of mankind. Some of the most striking example of such literature is Panini's Ashtadhyayi, which is a text to define the rule of Sanskrit grammar. देखिए, वेदा के बारे में पढ़ने से अच्छा पढ़ना है तो हम लोगों को वेदांगनास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक डिफरेंट ब्रांच है वेदा के लिए, जो बताता है कि वेदास कैसे है, क्या है और उसके रिलेटेड टॉपिक्स क्या है। इस वेदांगस में बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे एडुकेशन, कहाँ से वर्ड्स का ओरिजिन हुआ, कहाँ से संस्कृत ग्रामर आई, कैसे लिखा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ग्रामर के बारे में। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पनिनीस की अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत ग्रामर है। मेरे को और लोग कहते हैं कि वो ग्रामर कभी गलत होती नहीं है, संस्कृत ग्रामर, पनिनीस अष्टाध्यायी। ये हो गया वेदास। वेदास के बाद हमने बोला वेदास, ब्राह्मणास, आर्यंकास, ये 3 चीज़ है। वेदा के अंदर 4 चीज़ें आती, 4 वेदास आती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग आएंगे ब्राह्मणास के पास। हर वेदा इसके साथ एक ब्राह्मण एसोसिएटेड है, ये भी आपको पता है।
The Brahmanas are a part of Hindu Shruti, revealed knowledge literature. Each Veda has a Brahmana attached to it, which is essentially a collection of texts that which commentaries on the particular Veda. They are usually a mixture of legends, facts, philosophy, and detailed explanation of Vedic rituals. ब्राह्मणास हर वेद के साथ अटैच्ड है. उसके बाद वो ब्राह्मणास जो टेक्स्ट है उसके अंदर क्या रहता है कि जो भी वेदास है उसके पीछे की जो सैक्रिफाइस है या जो भी उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें इस ब्राह्मणास में दिया रहता है. ये ब्राह्मणास के आप ब्राह्मणों के साथ कंफ्यूज मत करेगा, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है. दे ऑल्सो कंटेन्स instructions on how to properly conduct rituals and enunciate the science of sacrifice. They also explain the symbolic significance of the sacred words used in these rituals. Although historians disagree on dating the Brahmanas, it is usually pegged to be composed and compiled between 900 and 700 BC. As mentioned above, each Veda has its accompanying Brahmanas as presented below. अब ये ब्राह्मणास क्या है? टेक्स्ट है जिसके अंदर जितने भी वेदास है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, सैक्रिफाइसेस क्यों करने चाहिए और जो भी हम लोग मंत्र या फिर जो वर्ड है वो क्या है, वो क्यों बोला जाता है, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है उस चीज़ का, ये बताया गया. अब जैसे मैंने बताया कि हर ब्राह्मणास के साथ एक ब्राह्मण अटैच्ड होगा. तो ऋग्वेदा के साथ ऐतरेय ब्राह्मण है, समावेदा के साथ तांड्या महाब्राह्मणा है, यजुर्वेदा के साथ तृतीय ब्राह्मणा है, अथर्ववेदा के साथ गोपीनाथ ब्राह्मण है. तो दोस्तों मैंने कहीं देखा था, ठीक है, पता नहीं ये कितनी सच है कितना नहीं है, सिर्फ पढ़ा था और सुना था मैंने ये कि अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो जो पंडित जो ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करवाते हैं, शादी करवाते हैं, वो अलग होते हैं और जो ब्राह्मण श्राद्ध के काम करवाते हैं वो लोग अलग होते हैं, ठीक है. तो ये डिस्टिंक्शन कहाँ तक सही है आप लोग मुझे बताएं. मैंने ये सुना था साउथ में भी और ऐसे जनरली भी आप जाओ तो जो लोग यजनास करवाते हैं या जो मर जाते हैं जो लोग और उनकी जो श्राद्ध पिंडदान वगैरह करवाना है वो ब्राह्मण मुझे नहीं लगता कि शादी वादी करवाते हैं, ठीक है. तो ऐसे हर वेदा ब्राह्मणों को दी हुई है, अलग अलग ब्राह्मण ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे, ठीक है. अब आर्यंकास पे आते हैं. Aryankas are also texts attached to the Vedas, and they describe the philosophy behind the rituals and sacrifices involved in the Vedas from various perspectives. आर्यंकास क्या है ना, फिलॉसफी बताती है कि इसके मूल सिद्धांत क्या है, ये सैक्रिफाइस करने से क्या होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों करना चाहिए सैक्रिफाइस. कोई रिचुअल आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे पूजा पाठ ही कर रहे हो, समझ लो कि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हो और क्यों करना है ये चीज़, इससे क्या होगा, इसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, ये सारी चीज़ें आर्यंकास बताती है. दे आर सेड टू बी compilations of ritualistic information of the birth and death cycle as well as complexity of the soul. ये बताता है कि बर्थ, जीवन और मृत्यु का साइकिल क्या है और जो आत्मा है, जो सोल है, उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, क्या चीज़ें हैं वो, क्यों हम लोग ये बर्थ और लाइफ के साइकिल में, बर्थ और डेथ के साइकिल में लगे रहते हैं. इट is argued that holy and learned men called munis who preferred to dwell within the limits of the forest taught them. जो ऋषि मुनिस थे जो जंगलों में जाते थे उन लोगों ने ये चीज़ बनाई है, ये सिखाई है. सिमिलर टू द ब्राह्मणास ईच वेदा ऑल्सो हैज़ अकम्पाइंड आर्यंकास. तो जैसे ये ब्राह्मण हर ब्राह्मणास के साथ अटैच है वैसे ही आर्यंक्स हर आर्यंकास के साथ अटैच है. अब आएंगे हम लोग उपनिषद पे. देखिए उपनिषद क्या है. इंटरेस्टिंगली द टर्म उपनिषद और उ एट पा फुट, नी डाउन एंड शाद टू सिट, दैट इज टू सिट डाउन नियर द टीचर डिस्क्राइब द टेक्स्ट कंप्लीटली. उपनिषद का पूरा मतलब क्या है? टू सिट डाउन नियर द टीचर.
गुरु के चरणों के पास बैठना, उनके पैरों के पास बैठना, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु शिष्य, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 200 Upanishads आर नोन and the teachers usually pass them down verbally to his students in the forest while they sat in front of him. This tradition was a part of the Guru Shishya परंपरा। कैसे होता था कि जंगल में कोई ऋषि होते थे और वहाँ वो किसी पादुका वादुका पे किसी कहीं जगह पे बैठ जाएंगे, जैसे थोड़ी सी ऊंचे पत्थर वत्थर हो गया वहाँ बैठ जाएंगे, और जो शिष्य है वो वहीं लाइन में ऐसा बैठे रहते थे, और इसी परंपरा को हम लोग गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। These are treatises written in Sanskrit and give an account of the Veda in predominantly monastic and mystical term. As they are generally the last part of the Veda, they are also called Vedanta or end of Veda. The Upanishads are said to hold truth about human life and show the way towards human salvation or moksha. They continue to talk about the abstract and philosophical problem faced by mankind, especially the origin of the universe, the supposed origin of the mankind, the life and death cycle, and the material and spiritual quest of men. उपनिषद क्या रहता है उसके अंदर कि आदमी और इंसान के जीवन में का सत्य क्या है, कैसे ये जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, कैसे मोक्ष प्राप्त होगा लोगों को, ये दुनिया कैसे बनी, आदमी कैसे बना, उसका लाइफ और डेथ का साइकिल क्या है, और आदमी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों रहना चाहिए, क्यों ओरिएंटेड रहना चाहिए, ये चीज़ दिया है उपनिषद में। Out of the above mentioned 200 Upanishads, a set of 108 Upanishads has been called the Muktika canon. This is supposed to be an important canon as the number 108 is equivalent to the number of beads on the Hindu rosary or malas. तो 200 में से 108 जो उपनिषद है उसको बोलते थे मुक्तिका कैनन बोलते थे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एक माला आप देखोगे, माला जप करोगे, अगर आप माला जप करोगे तो उसमें भी 108 होते हैं बेड्स। जो माला में जो मनियाँ लगी रहती है वो 108 है, और 108 की एक माला होती है। तो जैसे कोई ब्राह्मण बोलता है कि नहीं हम लोग को 3 माले पढ़ने हैं या 8 माले पढ़ने हैं या 10 माले पढ़ने हैं, एक माला 108 का होता है, तो 10 माला मतलब 108 × 10, ठीक है, ऐसी चीज़ है। The teachings propounded in the Upanishads have been a part of the founding rituals of the Hinduism. जो भी टीचिंग दी हुई है उपनिषद में वो हमारे हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का बेस बनाता है। There is a major difference between the Upanishads and the Aryankas which is classified as below. उपनिषद और आर्यनकास में बहुत मेजर डिफरेंस है। उपनिषद क्या है? जनाना कांड, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी सेक्शन। आर्यनकास क्या है? कर्म कांड, रिचुअलिस्टिक एक्शन, सैक्रिफाइस सेक्शन। जनना कांड और स्पिरिचुअलिटी मतलब पूजा पाठ, और आर्यनकास क्या है? रिचुअलिस्टिक एक्शन, सैक्रिफिशियल सेक्शंस, मरने मारने वाला वो चीज़, ठीक है। दी एपिक्स, महाभारत एंड रामायण। These two great Sanskrit epics are called Mahakavya as they have become a part of the collection memories of the followers of Hinduism. Both the texts have been compiled and added to thought the ages, and what we see today is an amalgamation of several transmission made by sages as well as bards और storytellers. Amalgamation मतलब मिक्सचर, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज़ में। केमिस्ट्री वाले लोग मेरे भाई, एमालगमेशन मतलब मिक्सचर होता है, राइट। तो ऐसे ही कहा गया है कि ये जो रामायण और महाभारत है एक महाकाव्य है, और जो भी हिंदुइज्म है वो लोग बहुत इसके बारे में बात करते हैं और फॉलो करते हैं इस चीज़ों को, रामायण और महाभारत को। जो ओरिजिनल था वो तो लिखा गया था, पर जैसे जैसे ऋषि मुनि आए और उन लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किया, जो अब हम लोग ने देखा है वो बहुत सारे ऋषियों का टीचिंग्स और उसका मिक्सचर है। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने, ठीक है। आप लोगों को याद रहे वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण।
The most famous and reversed recensions of the Ramayana is by the sage Valmiki, who is called as the Adi Kavi, or the first among the poets. By the same logic, the Ramayana is called Adi Kavya, or the first among the poetry. वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामायण पोएटिक फॉर्म में है, इसीलिए वाल्मीकि जी को क्या बोलते हैं, आदि कवि. अब जो जिसने लिखा वो आदि कवि है, तो उन्होंने जो लिखा वो क्या है, आदि काव्य. इसलिए रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है. Although there is a great debate on the dating of the Ramayana, most historians argue that it was first compiled around 1500 BC. ये बहुत ही विवादास्पद है कि हाँ, रामायण कब लिखा गया था, कब नहीं लिखा गया था, उसका ओरिजिन क्या है, लेकिन फिर भी जो हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं कि 1500 BC में रामायण लिखा गया होगा. In this epic, though the story of Ramayana, through the story of Ramayana, who is projected as the ideal man, पुरुषार्थ, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, रामायण राम जी के बारे में है. इंस्ट्रक्शंस और हाउ टू अचीव द फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव पुरुषार्थ ऑफ मैनकाइंड. तो ये कहा गया है कि इसके अंदर आदमी को पुरुषार्थ कब मिलेगा, जो फोरफोल्ड पाथ है वो फॉलो करने से कैसे मिलेगा, क्योंकि राम जी को पुरुषों में उत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है. धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनकाइंड के. धर्म रिलीजियस एंड रिचुअसनेस, अर्थ मोनेस्ट्री अचीवमेंट इन दी वर्ल्डली स्फीयर, कर्म फुलफिलिंग वर्ल्डली डिजायर, मोक्ष लिबरेशन फ्रॉम दीज डिजायर्स. The Ramayana consists of 24,000 verses and is divided into 7 books called Khandas. 24,000 वर्सेस है उसके अंदर और 4 बुक में डिवाइड किया. उस बुक्स को क्या बोलते हैं, खंडास. इट इज़ कंसिडर्ड एन एपिक एज इट प्रेजेंट्स द डिटेल ऑफ द वॉर बिटवीन लॉर्ड रामा एंड द डीमन किंग रावणा ओवर द किडनैपिंग ऑफ रामा's वाइफ सीता. There are several major characters like Hanuman, Lakshman, Vibhishan who were instrumental in the fighting that was fought in Lanka, modern day Sri Lanka, at the end of which Rama triumphed over Ravana and brought back his wife. This success has been considered to be the victory of the good over evil. आप लोगों को जैसे मालूम है रामायण में क्या होता है, राम जी हैं, रावण ने माता सीता को किडनैप कर लिया था, तो राम जी ने लंका में आक्रमण किया था. उसमें हनुमान जी थे, विभीषण थे, लक्ष्मण थे, और फिर बाद में प्रभु श्री राम जीत गए. जीतने के बाद उस जीत को क्या कहते हैं, विक्ट्री ओवर गुड एवर, सच्चाई पे अच्छाई की बुराई पे जीत, ऐसा कहा जाता है. तो ये था रामायण, आप लोगों को पता होना चाहिए यार दोस्तों, हम लोग सब सनातनी हैं, हम सबको पता होना चाहिए चीज़. पुरुषार्थ दिया गया उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है. अब आते हैं महाभारत. लिखा किसने, वेद व्यास ने. वेद व्यास जी ने लिखा था. दी महाभारत हैज सेवरल वर्जन्स बट द मोस्ट पॉपुलर वन वाज पेंड बाय वेद व्यास. महाभारत के बहुत सारे वर्जन हैं, बट जो पॉपुलर वर्जन है वो वेद व्यास ने जिन्हें लिखा था. इट वॉज रिटन इन संस्कृत एंड इनिशियली हैड 8800 वर्सेस. दिस वर्जन वॉज कॉल्ड जया or the story of victory. After that, several stories were compiled and added to this collection. The number of verses increased by 24,000, and it was named Bharatas after the early Vedic tribes. The current form consists of 1 lakh verses and is divided into 10 parvas, chapters. The story is based on the conflict between Kauravas and the Pandavas over the right to claim the throne of Hastinapur. The Sutradhar of the story is Lord Krishna. Mahabharata also consists of important didactic text. Didactic text मतलब लॉजिक सोचने पे मजबूर करता है. Didactic text of Hinduism, that is the Bhagavad Gita. This text is like a concise guide to the Hindu religious philosophy, dilemmas, and even act as a guide to mankind on how to live righteous life. Most of the text is a dialogue between Lord Krishna and Pandava Prince Arjuna about the duties of a man, warrior, and prince. The text also elaborate on the problem of violence versus non-violence and action versus non-action, and in the end talks about dharma. Lord Krishna even makes a
distinction between the various kind of dharma and prefers that Arjuna and mankind should follow nishkam karma, that is performance of one's duty to family and the world in a selfless manner. देखिए महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। ऐसे तो महाभारत के बहुत सारे जब चलते आ रहा था तब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो पॉपुलर वर्जन जो हम लोग जानते हैं वो वेद व्यास जी ने लिखा है। पहले शुरू में इस पर कितने वर्सेस थे? 800। उसके बाद फिर कितने में 24,000, जिसको लोग बोल रहे थे भारता। उसके बाद 1,00,000 हो गए। 1,00,000 ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख, हाँ, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 लाख। हाँ, उसके बाद उसको 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया। बेसिकली इसमें क्या है कि कौरव और पांडव के बीच में जो लड़ाई हुई थी हस्तिनापुर में राजपाट को लेके, उसके बारे में, और इनके सूत्रधार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। ये एक डिडक्टिव टेक्स्ट है। डिडक्टिव मतलब सोचने वाला, लॉजिक लगाने वाला टेक्स्ट है, जिस पे भगवत गीता बेस्ड है। और भगवत गीता क्या बताती है कि आदमी को जीने का तरीका बताती है। आज भी वो बहुत सारे हमारा जो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, उसके लिए बहुत ही सेक्रेट श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही सेक्रेट बुक है। और फिर ये बेसिकली क्या है इस बुक के अंदर कि जो भी अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में जो भी संवाद हुए थे कि आपको क्या करना चाहिए, आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, निष्काम धर्म क्या है, कैसे करना है आपको, निष्काम कर्म कैसे करने हैं, उसके बारे में दिया है। तो ये थी हमारी एपिक रामायण और महाभारत पे हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है महाभारता, ठीक है। हम लोग तो महाभारत और रामायण कहते हैं। ये चीज़ हो गई। अभी हम लोग बैठेंगे आगे के लिए। पर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। मैं इसमें से ज़्यादा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर हम लोग को पता ही होगा तो कुछ चीज़ से ख़राब नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं पुरानास में। एज द वर्ड पुराना सजेस्ट, दीज टेक्स्ट टॉक्स अबाउट दैट इज रिन्यू द ओल्ड. These are ancient Indian mythological texts which consist of narrative stories about the creation of the universe and illustrates its history till the supposed destruction of the universe. ये इसके बारे में क्या है कि ये यूनिवर्स कैसे बना है और कब ख़त्म होगा, इस तक की जर्नी के बारे में पुराना बताता है. It contains the stories of king, heroes, sages and demigods. About its focuses on the divine Hindu Trimurti or Trinity, थ्री गॉड्स ब्रह्मा विष्णु महेश. ये इसका फोकस किस पे है? राजाओं पे, हीरोज़ पे, मुनियों पे, ऋषि मुनियों पे, और जो त्रिमूर्ति है हमारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके बारे में. देयर आर 18 मेजर्स पुराणास, महापुराणास, एंड ईच गिव्स प्रोमिनेंस टू अ पर्टिकुलर डीटी एंड expounds on the philosophical and religious concept related to the deity. अब इस पुराना के अंदर, जैसे आप अभी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह देखते हो या न्यूज़ में पढ़ते हो, एक बहुत फेमस वक्ता है, स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर है, वो इन चीज़ों के बारे में बताता, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है. तो उन्होंने बोलता कि भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ था, ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ था, शिव पुराण में वैसा लिखा हुआ था. तो जो पुरानास आ रहे हैं, है ना, अब यहीं से आ रहे हैं, ठीक है. ये चीज़ है. देखिए जैसे some of the more prominent and well-known Puranas are Bhagavata Purana, Brahma Purana, वायु, अग्नि, गरुड़, पद्म, विष्णु एंड मत्स्य. मत्स्य मतलब ये अभी नया हमारे जो भगवान के नया रूप जो आएंगे वो है मत्स्य. These contains anecdotes about the social, cultural and religious life of post-Vedic Indians and provide historians with critical information about geography, history and डायनेस्टिक जीनोलॉजिस. ये जो पुराना है इसमें दिया गया है कि ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, कैसे थी तब, लोग कैसे बिहेव करते थे, कैसे रहते थे, वैदिक टाइम में रिलीजियस लाइफ कैसी थी लोगों की, पोस्ट वैदिक टाइम में रिलीजियस लाइफ कैसी थी लोगों की, उसके बारे में. दीज पुराणास आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच कॉम्बाइंस मिथ्स, लीजेंड्स एंड सेरेमनी अबाउट द डीटीज. This easy form of story writing made it very popular amongst the masses who did not always understand the complex Vedas. The Puranas were translated and distributed in various vernacular languages. They use parables and fables to spread their message. Parables मतलब क्या? Short stories. Fables मतलब क्या?
मॉरल वाली स्टोरीज़ की मॉरल क्या होती थी। तो जैसे कभी कभी इंसान और जानवरों के बीच में करेंगे, कभी कभी जानवर के बीच में करेंगे, ऐसे। अच्छा, जैसे ये पुराना मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक अलग अलग पुराण है, जैसे भगवत पुराण है, ब्रह्म पुराण है, उसके बारे में ये सब है, ये सारे पुराण हैं और उनमें क्या लिखा हुआ है कि आप कैसे जियोगे, पोस्ट वैदिक रिलीजियस कैसा था, ये सारी दी हुई है। हिस्ट्री क्या थी, ज्योग्राफी क्या थी। और ये पुराना को इतनी अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में लोग बताते थे कि लोगों तक ये बात बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। और इन तक पहुंचाने के लिए वो लोग दो तरीक़ों का यूज़ करते थे, एक प्रेबल्स और फेबल्स। प्रेबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज, फ्रेबल्स मतलब जहाँ पे आपको कोई सीख मिले उस स्टोरी से। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है पेबल्स वर्सेस फेबल्स। फेबल्स क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज दैट इन प्रोज और वर्सेस इलस्ट्रेट स्पिरिचुअल, मॉरल और रिलीजियस लेसन। दे यूजुअली फीचर्स ह्यूमन कैरेक्टर्स। तो प्रेबल्स में हमेशा ह्यूमन रहते थे। फेबल्स में क्या? शॉर्ट स्टोरीज दैट इज प्रोज और वर्स इलस्ट्रेट इन मॉरल थ्रू अ पिटी, मैक्सिम और क्लेवर स्टोरी। दीज they usually feature inanimate objects, mythical characters and plants that are given human-like qualities. ठीक है। All of us have at some point of time heard a story from Panchatattva text by Vishnu Sharma. This detective fable comprises several stories with morals and knowledge about the world through animals. This is an ancient non-religious text on interrelated animal fables in Sanskrit and believed to be dated around 200 BC to 300 AD. The text deals with human conduct, or particularly the wise conduct of life. Another well-known work of the same genre is Hitupdesha, believed to be written by Narayan Pandit around 12th century. This also have several human and animal elements pertaining worldly wisdom and advice on political affairs. देखिए, फेबल्स मतलब क्या? जहाँ पे आप इनएनिमेट कैरेक्टर ले लो, ह्यूमन ले लो, एनिमल ले लो, अगर वो चीज़ें होगी फेबल है, खाली ह्यूमन होंगी फेबल्स है। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत लोगों ने सुनी है, जो भी 90 के दशक वाले होंगे, 80 के दशक वाले होंगे, उन लोगों को पता होगा कि अच्छा पंचतंत्र की कहानी आती है जो विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ था। उसमें आप देखोगे कभी कभी एक खरगोश है, दो खरगोश है, उन लोगों को ब्रिज क्रॉस करना है, कैसे करेंगे, पीछे हटना, आगे हटना, वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे जो भी मॉरल वाली स्टोरीज है ना, वो उसमें लिखा हुआ गया था और उससे हम लोग को बहुत अच्छी सीख भी मिलती है। दूसरा चीज़ है जो हितोपदेशा है, जो नारायण पंडित जी ने लिखा था, वो भी इसी चीज़ पे रहती है। तो ह्यूमन लाइक, किसी को, किसी पेड़ पौधे को, जानवर को कैरेक्टरिस्टिक दे दो और फिर मतलब असाइन कर दो कि इसमें ही इंसानों वाले गुण हैं वैसा, और फिर करो। उपपुराणास पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब जब कोई बोलेगा ना, अभी उपपुराणा को साइड में रखो, पुराणास के बारे में सुनो। जैसे आप लोग कोई बोलेगा ना, आपने अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित, वो विक्रम की, जिसमें वो कुंभी पाकम, क्रीमी भोजनम, वो सारी चीज़ें हैं, भैंस से कुचलवा देता है। उसमें वो एक चीज़ का जिक्र करता है, क्या नाम है उसका? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के हिसाब से किस किस लोगों को किस किस कर्म के हिसाब से कैसे कैसे सजाएं देनी है, वो गरुड़ पुराण में दी हुई है। तो जैसे ही गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत महापुराण, विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ें पुराणास में आते हैं और ये चीज़ वेदास से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखें, ये आप रिलेट कर पाओगे जब आप ना, अब जब मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया, अब जाके आप लोग मूवी देखो अपरिचित। उसमें प्रकाश राज पूछता है कि मुझे इसके जब उसके भाई को वो खोलते तेल में डाल देता है विक्रम, तो वो पूछता है कि आप इस क्रीमी भोजनम का मतलब क्या होता है, कुंभी पाकम का मतलब क्या होता है, कि उसके भाई को कुंभी पाकम वाला सजा दिया हुआ था। तो कुंभी पाकम का मतलब क्या आता है और किस में लिखा होता है? तो वो विक्रम के घर आता है, जो कि पंडित रहता है, विद्वान, और उसको पूछता है कि अच्छा कुंभी पाकम मतलब क्या? गरुड़ पुराण में कुंभी पाकम का मतलब ये है। तो यहाँ आता है गरुड़ पुराण। तो ये है पुराणास। ठीक है, अब आते हैं उपपुराणास पे हम लोग। The Puranas were so popular with the masses that they gave rise to another subgenre called Upapuranas or minor Puranas. There are about 19 minor Puranas and they are based on 5 major subjects as dictated by the Sanskrit lexicographer from the Gupta period.
और वो लेक्सिकोग्राफर कौन थे? अमर सिम्हा। सर्गा उपपुराण, प्रतिसर्गा, मनवंतरा, वंशा एंड वंशानुचित्रा। सर्गा में क्या है? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। सर्गा, सर्गा स्वर्ग से आप रिलेट कर लो, स्वर्गा, तो ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। प्रतिसर्गा द पीरियड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन, प्रतिसर्गा। मनवंतारा द पीरियड ऑफ मनुज लाइफ। वंशा चंद्र एंड सूर्य, जियोलॉजिस्ट ऑफ सोलर एंड लूनर डायनेस्टी ऑफ गॉड्स एंड सेजेस। वंशानुचरित्र डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ किंग्स। एक और है धर्मशास्त्र। इट इज द कलेक्शन ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट कंटेन कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल प्रिंसिपल, धर्मा फॉर हिंदूज, धर्मशास्त्र। वो धर्मशास्त्र में क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट और हिंदूज के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं हम हिंदुज़म के, और उस कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग कैसे बिहेव करना चाहिए उसके बारे में दिया है। धर्म शास्त्र, धर्म क्या है? These are estimated to be between 18 and 100 texts among the collection of Dharmashastra. It is believed that these originated in the Dharma Sutra text, which emerged during the Vedic era. The Dharmashastra offers commentaries on responsibilities, duties, and ethics for an individual's behavior towards oneself, one's family, and one's community. The Dharmashastra texts were written in poetic verses. The main text that comprises the Dharmashastra includes the following. धर्मशास्त्र क्या है? ये बताता है कि मनुष्य को अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, और जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके साथ कैसे रहना है, क्या धर्म है, क्या पालन करना है। ठीक है, ये चीज़ है, और इसमें इसको पोएटिक फॉर्म में लिखा था। टेक्स्ट कौन कौन से धर्मशास्त्र में? मनुस्मृति, ठीक है, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति। ये सारी स्मृतिज है जो धर्मशास्त्र में लिखा है, और उनके बेसिस पे कैसे कैसे, जैसे तो अभी मनुस्मृति में क्या लिखा है? Formed about 2 and 3rd century AD, most often studied, has particular influence on medieval Buddhism and Hinduism in Cambodia and in Indonesia. बुद्धिज़्म और हिंदुज़म कैसे कंबोडिया में था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यज्ञवल्क्य स्मृति फ्रॉम 4th और 5th सेंचुरी बना, बेस्ट क्राफ्टेड टेक्स्ट ऑफ द धर्मशास्त्र ट्रेडिशन। नारद स्मृति 6th और 5th, juridical text as opposed to a text about righteous conduct. विष्णु स्मृति भक्ति ट्रेडिशंस rather than धर्म डायरेक्टली, तो भक्ति के थ्रू भगवान को कैसे पाया जाए या मोक्ष कैसे पाया जाए उसके बारे में दिया है विष्णु स्मृति में। द धर्मशास्त्र अट्रैक्ट सेकेंडरी वर्क्स कॉल्ड कमेंट्रीज, भाव्यास एंड डाइजेस्ट, निबंधास। भाव्यास द टिपिकल इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन Bhavyas, they typically interpret and explain the Dharmashastra, accepts or rejects the idea along with reasons why. Prominent Bhavya authors related to Manusmriti were Baruchi और मेधातिथिस। ये बताता है कि हम लोग जो भाव्य है ना, भाव्य वो रीजंस क्यों है, क्या है, उन सबको रिजेक्ट कर, आइडिया को रिजेक्ट कर देता है कि जो आइडिया रीजन है ये वो सबको रिजेक्ट कर देता है ऐसा। निबंधास क्या है? द नीड फॉर निबंधास अरोज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट अक्रॉस द वेरियस धर्मा टेक्स्ट। दे अटैच टू रिकनसाइल, ब्रिज और सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन टू द न्यूमरस डिसएग्रीमेंट्स इन द प्राइमरी धर्मा टेक्स्ट। द ओल्डेस्ट टर्म सर्वाइविंग निबंधा इज Kritya Kalpataru from early 12th century by Lakshmidhara of Kannauj in present Uttar Pradesh. Other notable authors of Nibandhas include Jayamutavanas and Raghunanda wrote on inheritance. Nanda Pandita wrote on adoption. Todarmal wrote on king duties. Todarmal
दोस्तों तोडरमल, ये बीरबल के कोर्ट में थे तोडरमल, ये वही है क्या? आप लोग, मैंने पूरा हिस्ट्री मुगल एम्पायर पूरा कवर किया है, इसमें होगा, प्लेलिस्ट में तो नहीं है पर पूरा मुगल एम्पायर मेरे चैनल पे आप लोग जाके देखें। तोडरमल, कंदेश्वरा, कमलकार, भट्ट, नीलकंठ, मित्र मिश्रा, they all wrote judicial process. A few notable nibandhas were written by women. These include Lakshmi Devi's Vivadachandra and Mahadevi Dhrimati's धाना काव्यावली, ये women ने लिखा हुआ था। ये निबंधा तब आता है जब किसी धर्म के बारे में हम लोग डिसएग्रीमेंट होते हैं कि अच्छा ये धर्म है, ये धर्म है, ये लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जब ये चीज़ आती है तब निबंध आता है और यही बता रहा है निबंध में कि अच्छा मेरे को कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, मैं सहमत नहीं हूँ धर्म के इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और इसके लिए मैं ये ऑल्टरनेटिव रूट है या फिर ये रीज़न है, इसको करना, ऐसे करना, तब निबंध आता है। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग निबंध इज कीर्त्या कल्पतरु, ठीक है, विमेन राइटर्स भी थी, जिसमें से प्रोमिनेंट लक्ष्मी देवी है, विवादचंद्र लिखा था उन्होंने, और महादेवी है जिन्होंने दान काव्यावली लिखा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। ये देखिए क्या चल रहा है, अभी क्लासिक संस्कृत लिटरेचर पे आएंगे हम लोग, ठीक है। ये ख़त्म करके मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर देना है। The classic Sanskrit literature, most of the literature in Sanskrit has been divided into Vedic and classical categories. The two epics Mahabharata and Ramayana are also part of classic category, but are discussed separately because of their religious importance. Irrespective of their centrally to the Hindu religion, these epics can also be considered to be the precursors of Sanskrit Kavya, epic poetry, Natka, classic drama, and other treatises on medicines, statecraft, grammar, astronomy, mathematics, and so forth. Most of the Sanskrit literature is bounded by the rules of grammar explained by brilliant Lean Panini's Ashtadhyayi, a treatise on the rigid rules which bind the Sanskrit language. देखिए, जो रामायण, जो संस्कृत है वो वैदिक और क्लासिक में बांटा गया हुआ है, ठीक है। जो रामायण और महाभारत है वो भी क्लासिक के पार्ट है, पर रिलीजियस इंपॉर्टेंट उनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पढ़ा, यहाँ कवर किए रामायण और महाभारत का। अच्छा, संस्कृत जो है क्लासिक संस्कृत लिटरेचर, वो पोएटिक और ड्रामा में भी होता है। आप लोग ने देखा होगा कि कितने अच्छे ग्रामर लिखा है पनिनी ने, अष्टाध्यायी जो ग्रामर है वो संस्कृत ग्रामर है, और सुना है कि वो कभी गलत नहीं हुआ अब तक। संस्कृत ड्रामा में आइए चलिए देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनर ऑफ लिरिक पोएट्री एंड प्रोज इज द पॉपुलर रोमांटिक टेल्स whose sole purpose was to offer diversion or entertainment, lokaranjana to the public. They were usually written in the form of elaborate dramas and with distinct stories and plots, yet they gave a unique perspective of life. The rules regarding performance, acting, gesture, stage direction and acting has been illustrated in the Natya Shastras of Bharatas. Major dramas written during the ancient period are mentioned in the theatre chapter. देखिए, संस्कृत जो ड्रामा है, जब ड्रामा की हम लोग बात करते हैं तो संस्कृत के ड्रामा ने एक अलग जॉनर प्रोवाइड किया, लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड किया कि अच्छा रोमांस भी है, रोमांस कैसे दर्शाना है, और जितने भी एक्टर्स हैं उनके जेस्चर, वो स्टेज पे कहाँ होंगे, कैसी एंट्री होगी, ये सारी चीज़ें नाट्यशास्त्र में दी हुई है भारतस की। भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र, ठीक है, भारतस की नाट्यशास्त्र। और क्या क्या ये संस्कृत ड्रामा में आता है, ये हम लोग थिएटर वाले चैप्टर में कवर करेंगे। संस्कृत पोइट्री में आप अगर देखो, कालिदास का नाम बहुत आएगा, जिन्होंने क्या लिखा था। कालिदास की सबसे फेमस बुक क्या थी बताओ?
मैं भी भूल गया यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। कालिदास है, कमेंट करो। संस्कृत पोइट्री, दिस जॉनर इज कॉल्ड काव्य और पोइट्री अनलाइक द ड्रामा सेक्शन वेयर द स्टोरी इज मेन फोकस where the story is the main focus of the text. Poetry concentrates more on form, style, feature of speech and the like. तो जहाँ ड्रामा में हम लोग स्टोरी पे फोकस करते हैं, वहाँ ही पोइट्री पे हम लोग कैसी बोली जा रही है उसको, स्पीच क्या है बोलने का, कम ज़्यादा, जैसे कोई शायरी पढ़ता है उस पर स्पीच क्या है, उस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं पोइट्री सेक्शन में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट इज कालिदासा who wrote Kumar Sambhavam, the birth of Kumara or Kartikya, the son of Shiva and Parvati, the Raghuvamsa, the dynasty of Raghus. He also wrote two small epics called Meghaduta, the cloud messenger, and Ritu Samhara, medley of season. Hari Sen, who wrote several poems in praise of Valour of Samudragupta, and it was so well appreciated that it was inscribed in the Allahabad pillar. Dan Din, 7th-8th century, was a Sanskrit grammarian and author of the prose romance. His famous work include Kavya Darsha and Dashakumar Charitra, Tale of 10 Prince. Another extremely popular Sanskrit poet was Jayadeva, who wrote Gita Govinda in the 12th century. It concentrates on the life and escapes of Lord Krishna. The text combines elements of devotion to Krishna, his love for Radha, and beauty of nature. Another major poets, Bhairavi, कीर्तार्जुना लिखा था, और मेघा, शिशुपाला वध, किलिंग ऑफ शिशुपाल। तो पोइट्री में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। कालिदास जिन्होंने कुमार संभवा लिखी, रघुवंशा लिखी, उसके बाद मेघदूता लिखी, ऋतुवंशा लिखी। हरिसेन भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा था। और हरिसेन का बुक इतना, मतलब जो ये राइटिंग्स इतना फेमस हुई, पोइट्री इतनी फेमस हुई कि इलाहाबाद पिलर पे वो डिपिक्ट किया हुआ है। दान दिन थे, उसके बाद जयदेवा थे जिन्होंने गीता गोविंदा लिखी थी। ये एक बार पूछा है शायद कि गीता गोविंदा किसने लिखी थी, जयदेवा। पिक्चर पे मत जाइएगा, ये टेक्स्ट है, पोइट है। उसके बाद भैरवी और मेघा थे। अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट में क्या आएगा? वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्स्ट अबाउट स्टेट क्राफ्ट्स फ्रॉम द मौर्यन पीरियड इज कौटल्यास अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटल्या शास्त्र, वो तो विष्णुगुप्ता थे। इट कंसंट्रेट्स ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर ड्यू फोकस ऑल्सो gave to the military strategy that should be employed by the state. The text mentions that Kautilya or Vishnugupta wrote it. Historians argue that both these names were an allies for Chanakya, who was a learned scholar at the court of Emperor Chandragupta Maurya. ऐसे लोग बोलते हैं कि कौटिल्य है जो विष्णुगुप्ता है वो है, पर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये दोनों अलाइज थे। कौन, मतलब जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो ये थे चाणक्य, उन्हीं के है। वाइल संस्कृत वॉज प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर द कोर्ट्स इन द एंशिएंट पीरियड, इट रिसीव्ड एन इम्पीटस इन द गुप्ता पीरियड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनी ग्रेट पोएट, dramatists and scholars of various subjects. In this period, Sanskrit became the preferred language of communication of cultured and educated people. पिंगला, जो पिंगला थे उन्होंने चंद्र शास्त्र लिखा था, बुक ऑन मैथमेटिक्स। चारक है, उसने चरक संहिता लिखी थी। सुश्रुत, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी जो कि सर्जरी है। चरक संहिता मेडिसिन पे, सुश्रुत सर्जरी पे, SS माधवा पैथोलॉजी पे बुक लिखा था उन्होंने। वराहमिहिर जो है उन्होंने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पे लिखा था। बृहद संहिता भी लिखा था वराहमिहिर ने। अ बुक ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट लाइक प्लानिटरी मूवमेंट, जियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर। आर्यभट्ट आपको मालूम है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए जाने जाते हैं। लंगाधा वेदांगा ज्योतिषा। Although literature in Sanskrit was not so prominent in the medieval period, some excellent works were composed in Rajasthan and Kashmir. Two of the most
Notable work in Sanskrit from medieval Kashmir are Kalhana's Rajtaranginis, which gave a detailed account of the king of Kashmir, and Somdeva's Katha Sarit Sagara, which is poetic work. ये सब एंशियंट टाइम में चलते, मेडिवल टाइम में संस्कृत का इतना कुछ चलन नहीं चला क्योंकि पाली और दूसरे लैंग्वेजेस आगे प्राकृति आ गई थी, पाली प्राकृत आ गई थी जो कि मासेस के पास बहुत अच्छे से पहुंचती थी। पर फिर भी कश्मीर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अच्छी लिटरेचर लिखे उस टाइम पे। उसका नाम था राजतरंगिनी एक था और कथा सरित सागर भी एक था जो कि सोमादेवा ने लिखा था। ऐसी चीज़ है। अब जब लोग बोलते हैं कि हमारे पहले वेदास या पुराणास में ये चरक संहिता में दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता में दिया है, वराहमिहिर ने लिखा है, अब कौन बृहद शास्त्र लिखा है, आर्यभट्ट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई है और क्या होती हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि व्हेन यू गाइज विल गो आउट देयर एंड इफ़ मैं तो यहाँ आप लोग को यूपीएससी क्लियर करवाने के लिए बैठा हूँ, लेकिन चांसेस लाइक 0.02% है ओवरऑल यूपीएससी का। पर फिर भी अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप किसी भी डिबेट में पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, पॉलिटिशियंस बन सकते हो। इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। कोई भी आके आपको कुछ पूछे कि अच्छा ये चीज़ है तो हमारे पास कहाँ लिखा है, आप लोग साइंस के साथ साथ इन चीज़ों को भी तर्क लगा के कर सकते हो। तो ये थी एंशियंट लिटरेचर। उसके बाद हम लोग आएंगे लिटरेचर्स इन पाली एंड संस्कृत में, फिर आएंगे मॉडर्न में भी जाएंगे हम लोग, मॉडर्न मेडिवल मॉडर्न। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों ना, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें बताने के लिए। देखिए ये अभी इतना बचा हुआ है, मैं पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं भी निकल जाता पीपीटी बना के। तो ये मत सोचिए कि सर भैया बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सिखाने के लिए, मैं पूरी चीज़ें रीड भी कर रहा हूँ ताकि एक भी पॉइंट कहीं से मिस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत से, ठीक है, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ से अच्छे खासे लोगों ने मास्टर्स में उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।